Hello, good morning, my dear students. Welcome to Target IES. So, in the last video हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम, फिक्स्ड पीरियड सिस्टम, isn't it? So आपको क्लियर हुआ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, isn't it? So now we come to deterministic and probabilistic inventory model. ठीक है? But before going into that, my dear students, I have one question for you. जस्ट थिंक एन आंसर, ओके? जिसको आंसर सोचिएगा और आंसर रेडी रखिएगा, ठीक है? चलिए, अपन ने अभी फिक्स्ड ऑर्डर डिस्कस किया, दैट इज द क्यू सिस्टम, ओके? दैट इज ऑल्सो नोन एज क्यू सिस्टम, और फिक्स्ड पीरियड सिस्टम दैट इज द पी सिस्टम, राइट? और दोनों का आपको मैंने समझा दिया कि इसमें क्या होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ऑर्डर, अमाउंट ऑफ ऑर्डर बीइंग हैज टू बी फिक्स्ड एंड द टाइम इज वेरिएबल. दैट मीन्स वी कैन प्लेस द ऑर्डर एनी टाइम, but that amount of ordering has to be fixed. On the other hand, the fixed period system, we have to place an order at every interval of time, at every regular intervals of time, but that amount of ordering can be varied. That depends on the amount of inventory that is at the present. ठीक है, जो हमारे पास बची हुई इन्वेंट्री उस पर डिपेंड करता है कि कितना ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन वो अमाउंट ऑफ ऑर्डर जो है वेरी करेगा उस हिसाब से, बट दैट विल बी एट द रेगुलर इंटरवल्स, इजंट इट? और फिक्स्ड ऑर्डर आप समझ गए. अब मुझे एक बात बताइए माय डियर, एक्चुअली में इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? इज इट फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम, इज इट फिक्स्ड पीरियड सिस्टम? आपको क्या लगता है? सी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली में इंडस्ट्री में देयर इज नथिंग सच फिक्स्ड ऑर्डर और फिक्स्ड पीरियड, ओके? मतलब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी इसको फॉलो नहीं करेगी, बल्कि कंपनी जो है दोनों ही पीरियड और ऑर्डर दोनों को वेरी कराएगी. क्या करेगी? दैट कंपनी विल रिव्यू टाइम टू टाइम इट्स इन्वेंट्री, राइट? एंड देन बेस्ड ऑन अपॉन द इन्वेंट्री, सो इट विल अकॉर्डिंगली प्लेस द ऑर्डर. एंड दैट रिव्यूइंग ऑफ द इन्वेंट्री में ऑल्सो वेरी, दैट डिपेंड्स अपॉन की डिमांड फ्लक्चुएशन क्या है, ठीक है? तो हम अगर सारे फैक्टर्स को देखें, अगर हम मार्केट की कंडीशन को देखें, कस्टमर रिक्वायरमेंट को देखें, तो जैसे सपोज अभी डिमांड ज्यादा है नहीं, सो देयर इज नो पॉइंट टू रिव्यू द इन्वेंट्री, देयर इज नो पॉइंट टू रिव्यू इन्वेंट्री एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. और मतलब बार बार इन्वेंट्री रिव्यू करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि अभी इन्वेंट्री उतना है, मतलब हमारे पास में अवेलेबल है, बिकॉज द डिमांड इज नॉट देयर मच. ऑन दी अदर हैंड, अगर डिमांड सडनली बढ़ गई तो फिर हम क्या करेंगे? देन वी गोइंग टू रिव्यू फ्रीक्वेंटली आवर इन्वेंट्री, दैट्स इट, ओके? एंड जो ऑर्डरिंग करना होगा, हो सकता है कि अभी 1 महीने के लिए हम कुछ भी ऑर्डर, 2 महीने के लिए हम कुछ भी ऑर्डर ना करें, जो हमारे पास में इन्वेंट्री उससे काम चल जाए, ओके? ऑन दी अदर हैंड, if there is a sudden change in increase in the demand, so it may happen that you have to order it in 15 days. So anything may happen, it all depends upon the market, it all depends, because every industry, industry, every company, whatever is running in this country, in the whole world, that is what is market driven, that is customer driven, okay? So ultimately उस पर डिपेंड करेगा. So दोनों ही एक्चुअल में कंडीशन में वेरी करेंगी. तो एक तो ये है. नाउ फिर भी हम लोग क्यू सिस्टम का प्रिफर करेंगे और पी सिस्टम का प्रिफर करेंगे. व्हेन यू विल बी प्रिफरिंग फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज क्यू, एंड व्हेन यू विल बी प्रिफरिंग फिक्स्ड पीरियड सिस्टम, दैट इज फिक्स्ड टाइम सिस्टम, और पी. क्या लगता है? सो व्हाट डू यू थिंक? सी माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी whenever there is a fast consumption of goods, whenever there is a fast consumption of goods, वहां पे हम लोग क्यू सिस्टम को फॉलो करेंगे. जब भी सपोज डिमांड में सडन फ्लक्चुएशन, मतलब सडन डिमांड में इंक्रीज आ गया, इफ देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड, मतलब डिमांड में थोड़ा चेंज बढ़ गया, सो इफ देयर इज फास्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स, वहां पर हम लोग क्या फॉलो करेंगे? क्यू सिस्टम फॉलो करेंगे. एंड if there is a slow change in the demand, if there is sudden slow down in the demand, मतलब अगर स्लो कंजम्पशन वाले सिस्टम के लिए अगर हम देखें, स्लो कंजम्पशन इफ टेकिंग प्लेस, देन वी विल रेफर व्हाट? फिक्स्ड पीरियड सिस्टम. ऐसा क्यों? देखो, फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम, वी नो दैट होगा क्या, जैसे कि सपोज डिमांड बढ़ा, डिमांड सपोज अगर सडन इंक्रीज होती, बेसिकली द कंपनी इज रेडी फॉर दैट, द कंपनी इज रेडी फॉर दैट इन एडवांस अ बिट, ठीक है? इफ देर इज अ सडन चेंज, बिकॉज हर कंपनी अपना एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेके चलती है. तो क्या होता है, कंपनी को पता होता है सपोज कि अगर इस सिचुएशन में डिमांड अगर सपोज इतनी बढ़ गई, तो क्या करती है कंपनी? उस हिसाब से वो ऑर्डर प्लेस करके रखती है. सो देयरफॉर इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द सडन फास्ट चेंज इन द डिमांड, सडन इंक्रीज इन द डिमांड.
और यदि डिमांड में डिक्लाइन है, इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन द डिमांड, देयर इज स्लो कंजम्पशन इन द डिमांड, देन देयर इज नो point to order large bulk. Okay, so therefore what we can do is we can have a periodic review of the inventory and then we can place the order accordingly. That's it. So therefore for fast consumption we will use Q system, and for the slow consumption of demand we will use what? P system. That's it. ठीक है. So ये इंटरव्यू लेवल के लिए थोड़ा क्वेश्चन है. Now we'll come to deterministic and probabilistic inventory model. देखिए काफी कुछ नाम से समझ आ रहा है. इट्स एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट डिटर्मिनिस्टिक, व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक? व्हिच इज डिटर्मिनिस्टिक? मतलब जो पता हो. ठीक है, तो इसका क्या होता है? वी आर नोइंग द डिमांड एंड द लीड टाइम. वी आर नोइंग द डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड द लीड टाइम. इन दिस मॉडल डिमांड रेट एंड द लीड टाइम रिमेन्स फिक्स्ड. इट रिमेन्स फिक्स्ड and constant. So therefore we need not to carry the safety stock, because हमें पता है कि इसका डिमांड में फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला है. there is not very much change fluctuation in the demand. मतलब इसका जो पैटर्न चलेगा that will be something like this. अगर थोड़ा बहुत होगा भी, not exactly the straight line but yes something like this. ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे चलेगा. लगभग इट विल बी ऑलमोस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द सीजन. इट विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सीजन. सो देयरफॉर उस मॉडल को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनिस्टिक. मीन्स दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट विथ स्लाइट वेरिएशन, बट इट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट. और दूसरी तरफ क्या होता है? बट क्या आपको लगता है कि हर बार फॉलो होता है? नहीं, बिकॉज देर इज अ सडन चेंज इन द डिमांड पैटर्न अकॉर्डिंग, बिकॉज द अगेन द इंडस्ट्री वॉट एवर इज रनिंग, इट इज मार्केट ड्रिवन, कस्टमर ड्रिवन. सो कुछ पॉलिसीज इस तरीके से हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं. ठीक है, जिस तरीके से जो कि विच डिसाइड्स द डिमांड पैटर्न. इजंट इट? सो एक्चुअली में जो हो रहा है दैट इज द प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल. एक्चुअली में ये फॉलो होता है ज्यादा, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल. सो इसमें क्या होता है कि कुछ भी फिक्स नहीं है. प्रोबेबिलिस्टिक मतलब probability means it is not deterministic. We are not 100% sure that demand क्या रहेगा. So demand and lead time it is not fixed. जरूरी नहीं कि 100 आइटम्स का इस महीने में डिमांड है तो हर महीने 100 यूनिट्स का ही रहेगा. सडनली एक दिन 200 भी हो सकता है एक महीने. Isn't it? So एक महीने 50 भी आ सकता है. So therefore in actual condition the demand lead time is varying. ये है एक्चुअल कंडीशन बेसिकली, और ये मोर और लेस थ्योरेटिकल है, क्योंकि और ये बेसिकली बहुत ठीक है, थ्योरेटिकल भी नहीं कहे तो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई होता है डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल. इट इज जस्ट टू बेसिकली स्टडी, ये स्टडी पर्पस के लिए. बट इन द एक्चुअल कंडीशन व्हाट वी आर डीलिंग इज विद प्रोबेबिलिस्टिक. यस, एक्चुअल मार्केट कंडीशन से प्रोबेबिलिस्टिक हम डील करते हैं. मेजर ऑफ द प्रोडक्ट्स. राइट नाउ दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द रियल वर्ल्ड कंडीशन. देखिए मैंने वही कहा, रियल वर्ल्ड जो हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, where there is uncertainty of the demand rate and lead time. Obviously in this model we need to carry what? Safety stock. We need to carry what? Safety stock. देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करते करते कि सेफ्टी स्टॉक हमारे पास में थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखा रहे, बट हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल वी हैव टू अगेन कैटर द कस्टमर डिमांड. तो अगर सपोज ठीक है मान लीजिए कुछ महीनों से डिमांड इसकी ज्यादा नहीं, बट अगेन क्या हुआ? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई कि सडन इंक्रीज होगी डिमांड, सडन इंक्रीज, शार्प इंक्रीज. तो क्या होगा? एटलीस्ट जो सेफ्टी स्टॉक हमने रखा है अब वो यूज में आ रहा है. Isn't it? So we have to anyways carry the safety stock. Of course it will incur some cost, but there is no option, because after all we have to sustain in the market. So हमें स्टॉक आउट नहीं रखना है. We have to prevent the stock out during adverse condition. Is that clear? Okay. So now we are first coming back into the deterministic model. पहले हम deterministic समझेंगे, फिर हम probabilistic पे आएंगे. Okay? Because it's bit simpler. और mostly my dear जो questions आए ना, if I talk about questions in engineering services in GATE and other exams as well, mostly the questions will come from this deterministic model. Don't worry. But फिर भी that does not mean कि हम probabilistic नहीं करेंगे. Is that clear? But जो most of the questions आए वो deterministic क्या है. So now let us move on to the deterministic model. Okay? So now we'll do the analysis. Finally we are doing the inventory model analysis. Okay? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ different inventory models are there.
Okay, so now we are be dealing with different inventory models as being suggested. And then whatever relationships we are being deriving, you have to memorize those relations. और बेसिकली ये भी देखेंगे आप कि ये रिलेशन कैसे आ रहा है, हर एक टर्म का मतलब समझेंगे. ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा इसको. देखिए अब इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने जा रहा है. अभी तक तो जा थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन था, मस्ट बी बोरिंग अ बिट, बट अब जो शुरू होने जा रहा है दैट इज बिट न्यूमेरिकल पोर्शन. प्लीज इसको आप ध्यान से समझेंगे. ओके, नाउ उससे पहले मैं आपको कुछ नोटेशंस बता दे रहा हूँ विच विल बी यूजिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डेरिवेशन. और इनफैक्ट आप न्यूमेरिकल में भी यही डेरिवेशन यही नोटेशन आप यूज करेंगे. ठीक है, और मोस्टली बुक्स में आप यही पाएंगे. कैपिटल डी क्या होता है? एनुअल और ईयरली डिमांड ऑफ द इन्वेंट्री. हमारी डिमांड कितनी है, और देखिए यही इनडायरेक्टली अगर बोलते हैं ना कस्टमर की, तो यही इनडायरेक्टली कस्टमर की डिमांड है. ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, तो इट इज व्हाट इज एनुअल और ईयरली डिमांड ऑफ द इन्वेंट्री. तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट्स पर ईयर. यूनिट्स पर ईयर, isn't it? Okay, so that is the annual demand. Now what is Q? Q is basically the amount quantity to be ordered at each order. क्योंकि हम क्या करेंगे, एक बार में एक थोड़ा ना प्लेस करेंगे, एक बार में सपोज 100 प्लेस करेंगे. सो देयरफॉर दैट इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट ईच ऑर्डरिंग. सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 100, सो देयरफॉर दैट इज क्वांटिटी पर यूनिट ऑर्डर. सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट्स पर ऑर्डर. यूनिट्स पर ऑर्डर. इज दैट क्लियर? नाउ इसको ध्यान से समझेंगे थोड़ा. एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर. देखिए इसको ध्यान से समझो थोड़ा सा. लुक एट हियर, यू नो द डिमांड, एनुअल डिमांड फ्रॉम द कस्टमर साइड और फ्रॉम आवर साइड टू द वेंडर इज व्हाट? द डी. दैट इज द एनुअल डिमांड रेट. दैट इज द यूनिट्स पर ईयर. ओके, नाउ Q is the quantity to be ordered at each order point, at each order. That is the units per order. Now what you have to find is N, that is the number of units required to be placed in a year so as to cater this demand, annual demand, right? तो इसका यूनिट क्या होगा? ऑर्डर पर ईयर. अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के यूनिट्स के साथ खेलिए आप. इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को आपस में इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आपका आंसर क्या है? ऑर्डर पर ईयर. सिंपल एज दैट. यू हैव टू बेसिकली वॉट? प्लेस द ऑर्डर. तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे आपको एक साल में? ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? एन इज इक्वल्स टू वॉट? डी बाई क्यू, वेयर डी इज द डिमांड पर ईयर, दैट इज यूनिट्स पर ईयर. ठीक है, अब यूनिट्स देखते हैं. देखिए डी बाई क्यू, डी का यूनिट यूनिट्स पर ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू? दैट इज द अमाउंट प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. सो इट इज यूनिट्स पर ऑर्डर. So units per order. So this divided by this, तो क्या हो जाएगा? Units divided by year into order upon units. So units get cancelled out. Units cancel हो जाएगा. क्या आ जाएगा? Order per year. Orders per year. देखिए. So therefore the number of order to be placed is what? D upon Q. समझे आप? जैसे कि साल में टोटल डिमांड 54,000 की आती है और मुझे हर बार मुझे ऑर्डर करना है 9,000. हर एक ऑर्डर में मुझे 9,000 यूनिट्स ऑर्डर करना है. तो आप कितनी बार ऑर्डर प्लेस करने होंगे आपको? एन इज इक्वल्स टू व्हाट? डी बाई क्यू. दैट इज 54,000 डिवाइड बाय 9,000. दैट इज यू हैव टू प्लेस 9 ऑर्डर्स पर, बट व्हाट? पर ईयर. तो हर एक साल में आपको 9 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. ओके, एट रेगुलर इंटरवल्स. ध्यान रखिएगा ये रेगुलर इंटरवल्स हैं. अब वो हर कितने समय में प्लेस करना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं. सो द टाइम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल, दैट इज द टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव ऑर्डर. मतलब हर कितने टाइम में आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. कुछ नहीं करना माय डियर, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए. देखिए ये है ऑर्डर पर ईयर. सो नाउ व्हाट विल बी ईयर्स पर ऑर्डर? दैट विल बी व्हाट? 1/9 ईयर्स पर ऑर्डर. मतलब आपको हर 1/9 ईयर के अंदर ऑर्डर प्लेस करना होगा. बट इससे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. लेट अस कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स. हर साल में 12 महीने, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 12. दिस टाइम मंथ्स पर ईयर कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 4 12. सो 1.33 मंथ्स, isn't it?
तो 1.33 मंथ्स पर ऑर्डर। तो इसका मतलब है हर 1.33 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। और इसको समझ लेते हैं, 1.33 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 4/3। हर महीने में सपोज 30 दिन लगा लें और अराउंड, सो दैट विल बी अराउंड 40 डेज। हर 40 दिन के अंदर अंदर आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये। अब क्लियर हो रही चीजें, क्या हो रहा है? Isn't it? So therefore T, कैपिटल T क्या होता है, हर कितने टाइम ऑर्डर प्लेस करेंगे, दैट विल बी जस्ट इनवर्स ऑफ दिस n। इज दैट क्लियर? सो T इज इक्वल्स टू 1/n। समझ आ रहा है आपको पूरा ये चीज, कहानी, ये कहानी आपको समझ आई? सो T इज इक्वल्स टू 1/n। सो therefore T into n क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सो D Q and T ये क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, C क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। 1 यूनिट, ध्यान रखिएगा, 1 ऑर्डर नहीं, 1 यूनिट। जैसे हमने 100 यूनिट के ऑर्डर प्लेस किया, एक ऑर्डर के अंदर 100 यूनिट प्लेस होंगे, बट हर यूनिट की एक कॉस्ट होगी ना, सपोज 5 रुपया, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 into 100, दैट इज ₹500। सो योर 500, देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ₹5 मान लेते हैं पर यूनिट, तो वो क्या है, ये C है। आप हर बार क्या प्लेस कर रहे हैं, 100 यूनिट्स का ऑर्डर पर ऑर्डर, 100 यूनिट्स का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इन ईच ऑर्डर। सो देयरफॉर व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट 100 into 5। Isn't it? आप देख लो यार, रुपीज पर यूनिट है, इंटू यूनिट्स पर ऑर्डर कर दो, सो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, सो रुपीज पर ऑर्डर, सो दैट विल बी ₹500 पर ऑर्डर। और इसी को ही बोलते हैं CEO, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर। सो दैट इज व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ आया? नाउ अब माय डियर, क्योंकि हमें इन्वेंट्री हमने प्लेस करी तो उसको हमें रख के भी रखना पड़ेगा, वी हैव टू स्टोर इट। तो वो जो कॉस्ट थी क्या थी, याद है, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। सो CH क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, अगेन 1 यूनिट इन इन्वेंट्री फॉर 1 कंप्लीट ईयर। दो इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट एंड फॉर 1 complete year. So what will be the unit for CH? Rupees per unit per year. Again, my dear students, ऑर्डर नहीं, रुपीज पर ऑर्डर नहीं है, रुपीज पर यूनिट है। समझ पाए? यहां पर ऑर्डर से मतलब है ही नहीं हमको, क्योंकि इसको क्या मतलब है, कितना रखा हुआ है। सो दैट विल बी अराउंड ईच, दैट विल बी काउंटेड फॉर ईच यूनिट, नॉट फॉर ईच ऑर्डर। सो देयरफॉर इट विल बी रुपीज पर यूनिट पर ईयर। क्लियर हो रही है आपको टर्मिनोलॉजी सारी, इनके यूनिट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? Is that clear? So now can we move on to the analysis part? अब हम एनालिसिस पे जाए, फॉर्मूला ड्राइव करें अपना। देखिए मटेरियल, अब एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ओके? आप समझ सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिराइव डिफरेंट कॉस्ट। चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अब हम लोग डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं, उसके फिर हम एक्सप्रेशंस देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस। सो पहला क्या है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के अंदर, दैट इज द EOQ मॉड्यूल और हैरिस विल्सन मॉडल। हैरिस HARRIS, विल्सन WILSON। सो इसको हम बोलते हैं हैरिस विल्सन मॉडल या इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, REPLENISHMENT, रिप्लेनिशमेंट। तो इसको हम बोलते हैं हैरिस विल्सन मॉडल या इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। और ये माय डियर, हमने इस टाइप का ग्राफ थोड़ी देर पहले ड्रॉ कर लिया था, अगर आपको याद हो तो, जब मैं आपको रीऑर्डर लेवल समझा रहा था। ये देखिए, क्या मैंने इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया था? लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज। ओके, नाउ क्लियर? अब देखिए, क्या एग्जैक्टली यही ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रहा था माय डियर कुछ देर पहले, जब मैं आपको रीऑर्डर लेवल समझा रहा था P सिस्टम Q सिस्टम के अंदर, ठीक है? अब देखो, ये क्या था, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, एज आई टोल्ड यू, इट इज दैट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द स्टार्टिंग, जब वो कंज्यूम होना चालू नहीं हुई है और जो हमारे पास में इन हैंड है। सो दैट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ओके, डिक्रीज होना चालू हुआ। ये डिक्रीज होना किस रेट से चालू होगा? स्मॉल d। स्मॉल d इज व्हाट? डिमांड रेट।
क्योंकि जो इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री कंज्यूमर के पास जाएगा ना, कस्टमर कंज्यूमर के पास, सो दैट विल बी कंज्यूम्ड, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज डिमांड रेट. इट विल बी समथिंग ऑफ यूनिट्स पर ईयर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स पर ईयर, यूनिट्स पर मंथ, यूनिट्स पर डे, इवन कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स पर यूनिट टाइम होगा मतलब. सो दैट विल बी, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है 10 यूनिट्स पर डे, 10 यूनिट्स पर डे दे रखा है आपको. ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, इन्वेंट्री कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी. यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, डेंजर सिग्नल, विच इज व्हाट इज रीऑर्डर लेवल. एट दिस पॉइंट विल बी ऑर्डरिंग, एट दिस विल बी कॉलिंग अप द वेंडर्स, भाई सामान पहुंचाओ. ओके, बिकॉज वी विल बी एंडिंग अप द इन्वेंट्री. ओके, बट बाय द वे ये क्या होगा, लीड टाइम, जितने अंदर हमारे पास सामान पहुंचेगा फ्रॉम द वेंडर टू आर इंडस्ट्री. So at this point we'll be reordering. So therefore this point is called as reorder level, which is also calculated as lead time multiplied by demand rate या consumption rate, isn't it? पहले ही बता रखा है आपको. Okay, so now by the time inventory will be reaching to zero, it will be again replenished. देखिए, जिस टाइम पे जीरो हुआ उसी टाइम पे बिना एक सेकंड की, एक माइक्रो सेकंड की देरी किए रिप्लेनिश हो गया तुरंत. इसीलिए इसको बोला गया क्या, infinite rate of replenishment. Infinite rate of replenishment. Therefore it is called as infinite rate of replenishment, because as soon as the inventory drop down to zero level, उसी टाइम पे क्या होगा माय डियर, क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस पहले ही कर दिया था, तो वो फटाक देने से हमारे पास वापस से इन्वेंट्री उतनी हो जाएगी उसी टाइम, विदाउट एनी माइक्रो सेकेंड डिले. सो देयरफॉर बिकॉज इट इज डूइंग एट इनफाइनाइट रेट, बिकॉज ना स्लोप जो इसका वर्टिकल है ना, दैट इज इनफाइनाइट स्लोप, सो देयरफॉर इट इज द इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट. अगेन फिर वही शुरू हुआ. तो आप देख पा रहे एक साइकिल चल रही है, एक साइकिल, दूसरी साइकिल, ओके, तीसरी साइकिल, ऐसी साइकिल चलती रहेगी. ठीक है, अब देखिए ये है कैपिटल टी, दैट इज द टोटल टाइम. वंस अगेन, ओके, कैपिटल टी क्या था, ये देखो कैपिटल टी याद है, दैट इज द टाइम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल और टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव ऑर्डर. ठीक है, टू सक्सेसिव ऑर्डर का मतलब देखिए ये होता है, ऑल्दो हमने ऑर्डर यहां प्लेस किया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो ऑर्डर हमने सपोज पहली साइकिल में यहां प्लेस करेंगे ना, अगली साइकिल में कब प्लेस करेंगे, यहां पर, isn't it? So ultimately this length, if it is t, so now this length will be also t, वो भी t ही होगा, ये भी, क्योंकि ये साइकिल है ना, ये साइकिल है, इसीलिए ये जो लेंथ होगी बराबर होगी ये लेंथ के. सो इट विल बी द टाइम इंटरवल बिटवीन द कंसेक्यूटिव ऑर्डरिंग, इसीलिए हमने बोला टाइम इंटरवल बिटवीन द कंसेक्यूटिव ऑर्डरिंग, बिकॉज इट इज द साइकिल गोइंग ऑन, isn't it? So therefore it is what, कैपिटल T. ये पूरा एक साइकिल की लेंथ मतलब क्या, कैपिटल T. एंड ये जो टाइम था ये क्या था, लीड टाइम, क्योंकि इतने टाइम में हमारे पास सामान पहुंचेगा, इट इज द लीड टाइम. ओके, एंड इट इज द डिमांड रेट, isn't it? So what will be the reorder level, lead time into demand rate, so that will be reorder level, isn't it? ये पूरा क्लियर हो गया आपको ग्राफ, इज दैट क्लियर? सो नाउ वी विल बी डिराइविंग द फॉर्मूला. नाउ फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. देखो हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए एक डिमांड रेट ले लेते हैं. सपोज 10 यूनिट्स पर डे है, ठीक है, अगर 10 यूनिट्स पर डे है, सो व्हाट विल बी द QX. सपोज फॉर एग्जांपल देखो अभी डिमांड फुलफिल शुरू नहीं हुई है, अभी क्या हो रहा है, अभी कस्टमर के पास पहुंचा नहीं है, जीरो टाइम है, अभी जीरो टाइम. ओके, बट आफ्टर अ सर्टेन मोमेंट, सपोज हम मान लेते हैं कि 10 यूनिट्स पर डे है, 10 यूनिट्स पर डे इज द डिमांड रेट. सो नाउ व्हाट विल बी द इन्वेंट्री लेवल. इन्वेंट्री लेवल अब क्या होगा, अगेन डिमांड इनटू टाइम, डिमांड इनटू डिमांड रेट इनटू टाइम. सो व्हाट विल बी, देखो जैसे हमने रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट किया था, इट विल बी दिस टाइम लीड टाइम इनटू डिमांड रेट, लीड टाइम इनटू डिमांड रेट जो था. अब मुझे ये बताइए कि QX मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर रीऑर्डरिंग इज अचीव्ड, रीऑर्डर लेवल इज अचीव्ड, डिमांड रेट 10 यूनिट्स पर डे है, तो
क्यू एक्स क्या होगा, क्यू एक्स, वॉट विल बी क्यू एक्स, इट्स अ जनरल इन्वेंट्री लेवल, इट्स अ जनरल इन्वेंट्री लेवल क्यू एक्स। तो वो क्या होगा, ये टाइम इनटू डिमांड रेट, इजंट इट। और ये जो टाइम है, ये जो टाइम है मतलब, ये जो टाइम है मतलब जो बचा हुआ है, ये टाइम है जो बचा हुआ है अभी साइकिल कंप्लीट होने के लिए, दैट इज द टी एक्स। सो दैट विल बी व्हाट, टी एक्स इंटू डी, इजंट इट। अरे या तो सिमिलैरिटी से समझ लो यार, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, बेसिक आपको मैथमेटिक्स से समझाता हूं। देखो ये ट्राइंगल बना, और एक क्या ये ट्राइंगल भी बन रहा है, ये देखो ये ट्राइंगल भी बन रहा है। ये कौन सा ट्राइंगल है, रीऑर्डर लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग, जब हमारे पास सामान पहुंचेगा तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है। एक ये बड़ा ट्राइंगल है, एक ये बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, आर दे सिमिलर और नॉट? बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, ये साइड पैरेलल है, इजंट इट, और ये साइड पैरेलल है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये बड़ा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। और वैसे भी देखो ये एंगल कॉमन है तो दोनों के लिए बराबर, दोनों 90 डिग्री, और दूसरा ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स है ना, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस एंड इट इज व्हाट इज ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है और ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर सिमिलर हो गए तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर होंगे? होंगे ना। तो अब देखो यहां से आपको ज्यादा समझ आएगा। सो नाउ व्हाट विल बी दिस लेंथ, क्यू एक्स, क्यू एक्स अपॉन क्या, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम जो कि क्या है, टी एक्स। टी एक्स वो वाला टाइम है विच इज द टाइम रिमेनिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अब इधर देखो, दिस इज व्हाट इज रीऑर्डर लेवल और नॉट, isn't it? Reorder level, isn't it? Or upon lead time. Now you know very well, reorder level क्या था, lead time multiplied by demand rate. So what is reorder level divided by lead time? What is this, D? Getting or not? Now reorder level divided by lead time, it is what is D, demand rate. You put it here, क्या आ जाएगा, qx upon tx equals to d. So therefore qx will be equal to what, tx times d. अब क्लियर हुआ, बेटर। नाउ तो ये क्या है, द टाइम, sorry, the general inventory remaining is what, tx into d, where tx is the time remaining for the completion of the cycle into demand rate. Now ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी से अगेन q इज इक्वल टू टी इंटू डी, बिल्कुल सिंपल है। अगर क्यू एक्स इंटू डी एक्स में डी इंटू बोल सकता हूँ, सॉरी टी एक्स इंटू डी, तो अब q को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं वापस। अब देखिए ये सबसे बड़ा ट्राइंगल है, ये भी तो इन दोनों के सिमिलर है ना, तो रेशियो प्रोपोर्शन से अगेन अब आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, जैसे क्यू एक्स इक्वल टू टी एक्स इंटू डी था, ऐसे आप q को अब क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डी। इज दैट क्लियर? सो नाउ व्हाट इज q इज इक्वल टू टी बाई डी। अब आपको t ध्यान है क्या था, यस 1 अपॉन n, ध्यान आ रहा है, q इज इक्वल टू 1 अपॉन n टाइम्स d। व्हाट वाज n? n वाज नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, n वाज नथिंग बट d बाय q। क्या आपको ध्यान आ रहा है, अरे ध्यान आ रहा है कि नहीं? सो n वाज d बाई q, सो देयरफॉर या फिर इसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसी के बराबर आ जाएगा, जस्ट लीव इट। सो देयरफॉर रीऑर्डर लेवल आपको बता दिया मैंने, लीड टाइम इनटू डी, ओके। एंड नाउ दिस इज द सिमिलैरिटी कंडीशन विच इज बीइंग अप्लाइड, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन टी एक्स इक्वल्स टू आर ओ एल अपॉन एल टी, एज आई एक्सप्लेन्ड यू। अब ये तीन सिमिलर ट्राइंगल आपके पास, ये वाला और सबसे बड़ा वाला, तो वहां से ये सिमिलैरिटी कंडीशन निकल के आई है। प्लीज रीचेक इट बाय योरसेल्फ, ओके। इसको आप रीचेक करिएगा अपनी तरफ से, ओके। मैंने आपको दो ट्राइंगल के लिए दिखा दिया है, अब आप उसको खुद से देखिएगा। इज दैट क्लियर नाउ? ओके।
इज दैट क्लियर? ये एक्सप्रेशन समझ आ गया आपको सिमिलैरिटी का? ओके, नाउ अब हमें बेसिकली टारगेट क्या है निकालना? हमारा टारगेट है टोटल कॉस्ट निकालना. सो वील बी कैलकुलेटिंग व्हाट? टोटल कॉस्ट. ठीक है, एंड टोटल एनुअल कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट बोल दीजिए या फिर टोटल एनुअल कॉस्ट बोल दीजिए, एक ही बात है. एनुअल मतलब साल भर में हमारी इन्वेंट्री के लिए कितनी कॉस्ट आएगी. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेंट्री कीपिंग. दैट इज व्हाट वी आर नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, और उसी कॉस्ट को फिर आप देखिएगा इन फ्यूचर विल बी मिनिमाइजिंग, बिकॉज हमें इन्वेंट्री रखनी है बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं रख सकते क्योंकि कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन. हम लोग देखेंगे इसको. ठीक है, सो वील रिक्वायर एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री. हमारा टारगेट क्या है? एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हम स्टोर करके रखें जिससे कि हमारी ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल एनुअल कॉस्ट, दैट विल बी मिनिमम पॉसिबल. सो दैट इज आवर मोटिव इन दिस मॉडलिंग. ओके, इन दिस मॉडल जितने भी मॉडल पढ़ेंगे सब में यही हमारा एम रहेगा. देखिए, अब ये जो टोटल कॉस्ट होगी, अब इसको डेप्थ में समझते हैं थोड़ा. सो लेट मी टेक नाउ प्लेन पेपर एंड एक्सप्लेन इट टू यू. Let me take plain paper and I explain it to you, right? 1 second. I have to take plain papers so that it will be more clear to you. Because on क्या होगा कि मैं आपको दिखा दूंगा कि डिराइव किया हुआ है पहले से ना, so उससे अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा. So the better we will derive together. हम लोग साथ साथ डिराइव करेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, चलिए, नाउ वी आर इन अ पोजीशन. पेपर्स ले लिए हैं, अब देखते हैं. चलिए, नाउ अब एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझते जाइएगा माय डियर, है ना. आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना ही नहीं है, ये कैसे आ रहा है ये भी समझना है आपको. ध्यान रखिएगा, ठीक है. चलिए, कि थोड़ा जूम कर देता हूँ. ठीक है, नाउ इट्स क्लियर. नाउ इट्स क्लियर. ओके, अब देखिएगा हमारा मकसद क्या है. टोटल, देखिए हमें टोटल कॉस्ट को करना है मिनिमाइज, बट उससे पहले हमें उस टोटल कॉस्ट को निकालना भी तो है ना. ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट पहले निकालना भी. तो देखिए ध्यान से. सो नाउ इट्स क्लियर. अब देखिएगा. सो टोटल कॉस्ट या फिर आप बोल दीजिए टोटल एनुअल कॉस्ट, एक ही बात है माय डियर. इट्स वन इन दी सेम थिंग. आप टोटल कॉस्ट बोलिए, चलो टोटल एनुअल कॉस्ट बोलिए, एक ही बात है. अभी एनुअल इसलिए बोल दिया क्योंकि ये पर ईयर आएगी. आप पर मंथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वो तो यूनिट्स के हिसाब से आपको मैनेज करना है. जैसी यूनिट्स दी होगी ना उसी हिसाब से कॉस्ट आएगी. अगर यूनिट्स पर ईयर के हिसाब से दी होगी, जैसे कि होल्डिंग कॉस्ट पर एनम थी ना, ऐसी डिमांड भी अगर पर एनम दी होगी तो कॉस्ट आपकी पर एनम या पर ईयर आएगी. अगर दोनों ही अगर पर मंथ में हो जाए तो पर मंथ आ जाएगी. ठीक है, ओके. सो ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज द टाइम इज रनिंग. ओके, नाउ सो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे. सो टिल देन, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग.